फरिश्ता फैमिली की विशेष प्रस्तुति निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज पार्ट 4। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि बाबा के GK2 के बगीचे के आकाश पर उतरी है बाबा ज्ञान सूर्य की सुबह की किरण, डॉक्टर उषा किरण। इस बगीचे के सभी फूलों भाई बहनों की तरफ से, फूलों की तरफ से आदरणीय उषा दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर उषा किरण इन्होंने 30 ओम शांति जी, ओम शांति। डॉक्टर उषा किरण जी 35 ईयर्स से कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर स्पेशलाइज कर रही है। ये एम्स हॉस्पिटल के अंदर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक एनेस्थीसिया था उसकी हेड थी और प्रोफेसर थी, और प्रेजेंटली भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है नोएडा में, उसके अंदर प्रोफेसर हैं कार्डिक एनेस्थीसिया में। इन्होंने कार्डिक एनेस्थीसिया में DM का कोर्स भी शुरू कराया और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस इन्होंने दिए हैं। राजयोगा के जो मेडिकल विंग के साथ जुड़ी हुई हैं, और उस विंग के साथ इन्होंने दिल्ली से कन्याकुमारी, चंडीगढ़, नेपाल, बांग्लादेश, कई जगह राजयोगा और उससे जो रिलेटेड जो है काफी सारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं। एक पेन थेरेपी होती है एक्यूपेंचर, और उसमें भी राजयोगा की मेडिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिसर्च वगैरह कर रही है ये। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने भी उषा किरण जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया 2010 में, और एक सोसाइटी ने भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। एंड DM कोर्स किताबें भी लिखी है इन्होंने। DM के कोर्स के लिए इनकी टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक ऑफ वस्कुलर एनेस्थीसिया। तो ऐसी विशाल और प्रतिभा की मालिक है हमारी डॉक्टर उषा किरण जी, बाबा के बच्ची। तो आपका बहुत 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 स्वागत है जी इस प्रोग्राम में, निश्चय बुद्धि में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी एक जो दिखाया इन्होंने निश्चय बुद्धि का, कि निश्चय की परख तूफानों के समय होती है। क्योंकि जब तक तूफान नहीं है तब तक तो सबको निश्चय है ही, लेकिन परख उसके तूफानों के समय होती है, अभी दिखाया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे उषा जी, आपके अनुभवों में से, कि निश्चय बुद्धि का अनुभव के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे कैसे आपने निश्चय बुद्धि का अनुभव किया। ओवर टू यू। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट पहली बात तो मुझे आप सबसे मिलने का आज बहुत सुंदर मौका मिल रहा है, जो अपने बाबा की ईश्वरीय परिवार की बहुत सुंदर GK की बगिया है। तो मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और मैं भी इसका धन्यवाद करती हूँ। जो आपने एक क्वेश्चन किया कि तूफानों में परीक्षा होती है और मेरे क्या अनुभव है, तो जिस दिन से मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी उसमें पैर डाला, मेरा शायद वो एडोलेसेंट पीरियड था, मैं टीनेजर थी, मुझे उस दिन से विश्वास हो गया कि ये भगवान है, भगवान स्वयं आया है, मेरे लिए आया है और मुझे देवता बनाने। जब ये निश्चय हो गया तो मैंने समझ ली एक बात, और वो है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। आई एम ए चाइल्ड और मैं गॉडली स्टूडेंट। जब ये दोनों बातें अंदर आ जाती है ना, फिर जिंदगी में आगे बढ़ना, तूफानों को झेलना, कोई बात आती है, कुछ चाहे मैं स्टूडेंट थी उस समय, बहुत सामने था कि मुझे MBBS में एडमिशन लेना है, MBBS में एडमिशन भी हो गया, और मुझे MD करना है, बहुत कंपटीशन है, वो भी हो गया। सिर्फ मुझे कोई तूफान नहीं लगा, मुझे सब तोहफा लगा। जैसे एक बच्चा जीवन एंजॉय करता है, जितना तूफान आ जाता है तो बड़ा मजा आया, जितना तूफान है बड़ा मजा। तो मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे तो लर्न करना है, इसलिए मुझे कभी तूफान लगा ही नहीं,
बल्कि मुझे ये जंप करने का, आगे बढ़ने का रास्ता मिला। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एट द राइट एज टीनेजर जबकि बिगड़ने के चांसेस होते हैं, तब मुझे ये मौका मिला टू गेट एक्सपोज टू ब्रह्मा कुमारी। और उसमें भी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, जो यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं वो सुन रहे होंगे कि मेरे को ये जो मौका मिला अपनी मदर से मिला, और वो मदर से भी ऐसे मिला कि ब्रदर्स को मिलने के लिए अड़ोस पड़ोस में आते थे लोग जो व्हाइट साड़ी में होते थे, तो मुझे ये व्हाइट ड्रेस वाले बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने अपनी मदर जब उनसे सुनती थी कुछ बातें, तो मैंने उनमें एक चेंज देखा, और वो चेंज था उनके स्वभाव में। क्योंकि हर माँ चाहती है मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, पर वो जब ये चाहते हैं, ऐसे मेरी माँ भी चाहती है और अभी भी चाहती है, अभी भी वो बाबा के ज्ञान में है और बहुत पुरुषार्थी हैं इस एज में भी, एट द एज ऑफ 85 ऑल्सो शी इज अ स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारी। वो बहुत डिसिप्लिन थी, और हर माँ डिसिप्लिन होती है, परंतु डिसिप्लिन के साथ वो गुस्से को भी, क्रोध को भी बहुत यूज करती। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको डांट ना पड़ती हो, जिसके थोड़े भी मार्क्स कम ना आते हो, या जिसको चाटा भी लग जाता था। पर जैसे वो ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आई, वी सॉ ए बिग चेंज। बहुत स्वीटली, पोलाइटली, टैक्टफुली बात करना है, गुस्सा भी नहीं करना, पर डिसिप्लिन भी कर। तो दिस मेड ए बिग चेंज इन माय लाइफ, और मुझे लगा जीवन में ये बहुत सुंदर एक तरीका है जीने का। एंड आई गॉट द राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज एट द राइट एज, ताकि मैं दुनिया के प्रभाव में आई ही नहीं, और बाबा ने मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला। फर्स्ट जो मेरे में चेंज आया वो था मेरे को अपने ही अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। अब मुझे कोई कुछ कहता भी था तो मैं पहले तोलती थी कि ये बाबा ने कहा है वो ठीक है, जो दुनिया कहती है वो ठीक है। तो कैसे भी तूफान आए, कई बार कहते थे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा, मिल गया। कुछ मुश्किल हुआ, काफी मुश्किलें हुई, सबको होती है। तो ये सब जो जो हम चाहते हैं, जिस जिस एज के साथ जो जो हमारे गोल होते हैं, वो ऐसे पूरे होते गए जैसे बाबा ने अपनी सेवा मेरे द्वारा करा। इसलिए मैं अपने आप को कभी कुछ क्रेडिट नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे को जीवन में आगे बढ़ाने वाला, मेरे से सेवाएं लेने वाला, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, और टू द एक्सटेंट कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज भरने वाला भी स्वयं परमात्मा शायद मेरे लिए ही आया है, और मुझे ही उसने सब कुछ आगे बढ़ा। इसलिए मुझे तो कोई तूफान लगा ही नहीं, मुझे तो तोहफे ही तोहफे लगे। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं एमडी एंट्रेंस का, मैं छोटी थी उस समय, तो मतलब छोटे तो नहीं होते उस उम्र में, तो मेरे फादर बहुत इंसिस्ट करते थे कि एमडी वेमडी मिलती नहीं है किसी को भी, तो यू टेक ए डिसीजन एंड गेट मैरिड फर्स्ट। ऐसे चलो मैं देख लेती हूँ, मुझे अपना एमडी का डिसीजन तो लेने दो, डोंट कम इनटू माय गोल। पर वो बहुत जिद पे अड़ जाते थे क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है, उनको भी समाज को देखना होता है। तो एक दिन आके मुझे बोले कि देखो ऐसा होता है, अभी तो लड़के अच्छे मिल जाते हैं, बाद में नहीं मिलेंगे जब उम्र बड़ी हो जाएगी, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि यू गेट मैरिड एंड देन एमडी करते हैं। और ऐसे लोग बहुत हैं जो गोल से, कैरियर से भटक जाते हैं। हाँ ठीक है, मैरिज करना भी आज के समाज के लिए एक असेंशियल पार्ट है, पर आप देख रहे हैं मैरिजेस के हालात, आई थिंक बहुत लोग अनुभवी बैठे हुए हैं। और बाबा ने क्या बताया कि बाबा से जुड़ के रखो, तो हम तो बाबा से जुड़े हुए थे। तो बोले, एक व्यक्ति आया था और डॉक्टर था, वो कहता था मैं 9th अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाया एमडी, एमडी में एंट्रेंस। तो बहुत लोग ऐसे अभी भी मुझे मिलते हैं कि हमने बहुत अटेम्प्ट कर लिए, नहीं होता है। होता है, नहीं होता, मैं मानती हूँ, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिल जाता है, ये भी डेस्टिनी होती है। पर मैंने एक बार बाबा से बोला, एक बार, क्योंकि जिस दिन से मैं इस ज्ञान को सुनना शुरू किया, मैं अमृत वेला जरूर उठती हूँ और 3:30 बजे उठ के पढ़ाई कर लेती थी। पढ़ाई भी करती थी, अमृत वेला भी करती थी, बाबा से डिस्कस भी करती थी। क्वेश्चन आंसर भी मुझे बाबा वही बता देते थे, ये क्वेश्चन को पढ़ ले, क्योंकि बाबा को मैंने कंपेनियन बना। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी सेवा पर हूँ, एमडी आपको देनी है, और फादर को ये चैलेंज दिखाना है एमडी कैसे मिलती। और हालांकि मेरे को पढ़ने का कोई टाइम नहीं था, आई वाज डूइंग ए हाउस जॉब इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और वी वर वेरी हार्ड प्रेस्ड।
और पता नहीं बाबा ने क्या किया, कैसे किया, वेरी स्ट्रेंज, आई गॉट एमडी इन द फर्स्ट, वेरी लकी। लकी कहेंगे क्या कहेंगे, बाबा ने कहा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अब तुमको प्रॉमिस पूरा करना, एग्री। तो हर स्टेप में जब मैंने बाबा को साथी बना लिया, मुझे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। और मेरी अचीवमेंट्स को देख के मेरे लौकिक फादर जो मेरे पे ब्रह्मा कुमारी इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, रादर वो बना करते थे इन बातों के लिए। वो बोलते थे आई एम ए सच अ जेंटलमैन, मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, कभी किसी से कुछ लिया नहीं दिया नहीं, और बिल्कुल सच बोलने वाले, नो लहसुन प्याज, नो मीट अंडा। तो हम तो सिंपल लोग हैं, तो यही तो भगवान की पूजा करनी होती है, और क्या करना होता है। उन्होंने बोला ठीक है कि खाली पूजा करते रहना, आप पूजे मैं पुजारी, ये नहीं चलेगा। जैसे एक भिखारी मांगता रहे, आप मालिक मुझे देते रहो, वो जिंदगी भर भिखारी रहेगा, बच्चे भी भिखारी। तो हमारी भी कहीं यही हालत तो नहीं हो रही है, आप पूजे मैं पुजारी, जिंदगी भर मैं पुजारी, आप पूजे बने रहो। नहीं, भगवान ने आके कहा है तुम्हें पूज्य बनना है, तुम्हें पुजारी नहीं रहना है, तुझे मांगना नहीं है, अधिकारी बनना है। तो फिर इवन मेरे फादर को भी, लौकिक फादर को विश्वास होने लगा कि ये इतनी लायक नहीं है, परंतु इसके अंदर कोई शक्ति है जो इसको हेल्प कर रही। और वो उनको तब रियलाइज हुआ व्हेन आई गॉट ए जॉब इन एम्स, दैट टू ए फैकल्टी जॉब। जबकि लोग कहते हैं मिनिस्टर का अप्रोच होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हैरान हो गई कि कौन सी पावर इसको हेल्प कर रही है कि इसको दुनिया की लाइफ में भी इतनी जल्दी सक्सेस जिसको कहा जाता है। तो आई डोंट थिंक कि मैं इतनी ऐसी वाली कोई सुपर पर्सन या सुपर इंटेलिजेंट थी, क्योंकि भगवान को जब हम अपना हाथ दे देते हैं कि मेरे हाथ और तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान हमें ऐसा गाइड करता है कि वो हमें आगे बढ़ाता है। और मुझे ये मालूम नहीं था कि भगवान मुझे क्यों वहां ले जा रहा है। और सच में वहां जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाबा स्वयं मेरे से सेवा कर। तो वो सेवा उसने क्या कराई कि एम्स के अंदर हमने मेडिटेशन रूम बना विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्स का, एंड देन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जबकि उन दिनों 90 में इन बातों को, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते थे, ब्रह्मा कुमारी इसका इतना प्रभाव नहीं था, और ना ही कोई योग के ऊपर ज्यादा बात करता था। परंतु परमात्मा ने अपना कार्य कराना है, वो किसको भी इंस्ट्रूमेंट बना लेगा। हमको बना दिया उसने, तो हमने कहा देखो मुझे तो बाबा का कार्य करना है। तो हमने वहां पे हालांकि मुझे तूफान आए, क्योंकि हमेशा जब आप इस दुनिया में, बहुत प्रोफेशनल्स बैठे होंगे आप में से, जब आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हो, तो आपके साथ बहुत सारे लोग आपको अपोज करने के लिए आते हैं। और ये भी पता नहीं क्या भाग्य था कि मेरे को इमीडिएटली एम्स में पहुंचते ही नेक्स्ट प्रमोशन विद इन 1.5 years मिल गई। जबकि 9 कॉम्पिटिटर्स एम्स के अपने थे, मैं तो आउटसाइडर लेडी हार्डिंग की थी, और वो तो उनके एम्स के अपने कैंडिडेट थे। आउट ऑफ 9 फैकल्टी जो प्रमोशन मिला वो मुझे मिला, और मुझे मिलते ही मुझे कार्डियक एनेस्थीसिया का बना दिया गया, एंड आई वाज नंबर 2 एट दैट टाइम इन कार्डियक एनेस्थीसिया। मुझे ही डेवलप करना, इट वाज सच ए बिग चैलेंज एट यंगर एज, पर बाबा ने कराना था। तो बाबा प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस बनाए रखना चाहता था। मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट करते थे, रात को 8 बज जाते। नो केस कैंसिलेशन, जितना लंबा चले उतना करना है। राइटिंग साइंटिफिक पेपर, ऑथेंटिक रिसर्च भी करनी है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है, बाबा करा। तो मुझे तो दिन इंजॉय लगने लगा। हालांकि मैं सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के अमृत वेला करके नहा धो के मुरली क्लास जरूर अटेंड करनी है शक्तिनगर में, वो भी करके और सीधा हॉस्पिटल जाती थी। और सारा खाना पैक हो जाता था, ब्रेकफास्ट लंच वो भी पहले पैक हो जाता था। 7 बजे निकलने से पहले, 7 बजे तो क्लास शुरू हो जाती है, सब कुछ पैक करके 7 बजे। और अभी तक मेरा खाना मशहूर है। कुछ लोग कहते थे हम बहुत थक गए, क्या खाएं, कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो मेरे खाने में से पता नहीं, ये बाबा का खाना भोलेनाथ के भंडारे में से उनका भी कना कना भर जाता था, कने कने से कैसे उनका भी पेट भर जाता था। और यहाँ तक मेरे पास एक परांठी एक्स्ट्रा होती थी। माता जी ज्ञान में वो तो और ध्यान रखती थी, यज्ञ माता टाइप।
तो एक परांठी एक्स्ट्रा होती जिसमें करेला डाल के ऐसे पैक किया होता था कि रात को अगर मेरे 9-10 भी बजेंगे तो वो करेला वाली परांठी रात को काम आ जाती। तो इतना अच्छा सिस्टम चला, मुझे लगा मैंने तो सारे जीवन भर एम्स के अंदर सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक पिकनिक किया बाबा के साथ, मुझे लगता ही नहीं था मैं काम करती। तो मुझे तो कभी आज तक तूफान लगा ही नहीं, सब तोहफे ही तोहफे लगे। अभी भी जब मैं वहां से रिटायर हो गई मुझे याद आता है वो दिन, और लोग भी याद दिलाते हैं जो मुझे 20 साल बाद मिलते हैं कि हमने आपका वो परांठे और करेला खाया हुआ है। फिर अच्छा, क्योंकि निकलने से पहले मैं खिला देती, चलो अभी खा लो, अभी सब प्रसाद की तरह, अब तो मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो बहुत मैंने लगता है मैंने जीवन को एंजॉय किया। जो पापा कहते हैं संगम युग एंजॉय करने का होता है, ना कि परेशान पुरुषार्थ ये कैसे करूं वो कैसे करूं। बाबा ने तो टाइम मैनेजमेंट भी सिखा दिया। और आगे बताऊं, आगे भी इतना, फिर उसके बाद अभी भी मुझे वहां तो बहुत अच्छा मौका मिला, रिसर्चेस हुई, मेडिटेशन को कंबाइन किया गया, वो भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे, लोगों ने भी बहुत अपोज किया, पर मुझे उस लोगों के अपोज का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार्य मेरा नहीं है, कार्य परमात्मा। ऑब्स्टेकल आए, ऑब्स्टेकल बाबा ने हटा दिए। तो इसलिए कभी ये ना सोचे कि हमने करना है, बाबा ने करना है। इतना विश्वास जब होता है तो हम हर प्रकार की सफलता करते हैं। और जिन्होंने अपोज किया, आज वही लोग ज्ञान सुनते हैं और औरों को कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में चाहिए, इनके ब्रह्म कुछ भी होता है कहते हैं इनसे पूछिए, ये आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए कोई अपोज नहीं करता जब बाबा कहते हैं, वो हमें और आगे बढ़ाते हैं, हमें और पोजीशन देते हैं। सो नेवर टेक एनी पर्सन एज माय ओपोनेंट, दे आर द वन। जैसे जगदीश भाई कहते थे ना कि मेरे दोस्तों से बचाओ, ना कि दुश्मनों से। दोस्त तो हमें अप्रिशिएट करके कहीं समझ लेंगे हम, ब्लॉक लग जाएगा पर मेरे आगे फर्दर प्रोग्रेस में, पर जो अप्रिशिएट नहीं करते वो ब्लॉक्स तो हटाते हैं पर हम फर्दर प्रोग्रेस करते हैं। ये बाबा की जो ज्ञान है और योग की जो पावर है और धारणाओं और नियमों के अंदर जो बल है और सेवा करने से जो दुआएं हैं, वो सारी मिलके हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। और कुछ हाँ, आपने कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, तो इसको आपने कैसे कंबाइन किया इन योर, जो भी आपका ये एम्स में और अभी करंटली जो आपका एंगेजमेंट है, तो कैसे आपने दोनों को इंटीग्रेट किया, उसका कोई अनुभव बताइए। आवाज आ रही आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। है? यस यस। तो जैसे ही मैंने इसको करना चाहा, क्योंकि बाबा हमेशा सुबह सुबह मुझे कुछ कहते थे, ये करिए ये करिए। बाबा तो मेरे साथ ही रहता है हर समय, आप सब जानते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में आ जाते हैं बाबा उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हर वक्त गाइड करते हैं, क्योंकि बाबा की पहचान हो गई है ना, हमें उनके इशारे समझ आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने बाबा से बोला ये रिसर्च करनी है, रिसर्च पे ऑब्जेक्शन लग गया। इसलिए ऑब्जेक्शन लग गया कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि प्रपोजल देना होता है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, दिस विल बी माय मेथोडोलॉजी एंड दिस आई विल बी डूइंग एंड आई एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो वो बोले आपकी बात तो ठीक है कि आप जैसे मैंने दिया था कि मैं हेडेक के पेशेंट्स को, जो सिर दर्द के पेशेंट आते हैं, क्योंकि हम पेन मैनेजमेंट करते थे, तो उनको हम मेडिटेशन कराना चाहते हैं along with other medicine, क्योंकि मेडिसिन काट देंगे तो इलीगल हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि हम उनको 3 महीना मेडिटेशन कराएं और मेडिसिन ना दें, उसकी अगर नस भी फट गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक रूल्स होते हैं, उस लीगल एथिकल रूल्स के हिसाब से वो बना दिया था, पर वो वापस आ गया कि ये कह के कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं। अब ऐसा कोई काम हुआ है? हम नहीं हुआ तभी तो करना चाहते हैं। तब वापस आ गया कि गिव सम रेफरेंस कि किसी ने किया हुआ है। खैर उन दिनों तो कोई ये आपके पास गूगल और नेट भी नहीं होता था, 90s की बात है। तो 85 में मैंने वहां ज्वाइन किया था, 90s तक 5 साल कुछ नहीं किया, तो मुझे लगा ऑथेंटिक रिसर्च करूं, लोग मेरी स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है।
तो जब सब कुछ किया, उसकी ग्रांट मिलती थी, तो वो सब कुछ लिख दिया, वापस आया तो लाइब्रेरी में बैठ गए। एम्स की लाइब्रेरी तो फेमस है, पूरी नाइट ओपन, और बैठे और बाबा को बोला, बाबा रेफरेंस तो आप निकालो, अब रेफरेंस तो करनी है। अचानक से एक सामने लूज जर्नल पड़ा था, मेरे सामने टेबल पे आ गया, उस पर लिखा था लैंसेट, जो बड़ा फेमस जर्नल है, जो हर हफ्ते निकलता। तो मैंने उसको खोला और खोल के एक पेज निकला, और उस पेज पे लिखा था सिक्स्थ सेंस, और मैं हैरान हो गई, ये क्या हुआ सिक्स्थ सेंस, और वो भी लैंसेट जर्नल में, लेटर टू द एडिटर। मैंने उसको खोला, पढ़ा, बहुत सुंदर एक पेज का लेटर, और उसमें लिखा था, I am a pioneer neurophysiologist. I am at present 80 years old. मैं 80 साल का हूँ, और वो उसने लेटर टू द एडिटर था। और मेरे जीवन में मैंने न्यूरोफिजियोलॉजी में सारी रिसर्चेस की, पर आज मैं अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस लिख, उस एक्सपीरियंस में ये लिखा था, मैं हिंदी में कहती हूँ क्योंकि सब लोग इंग्लिश ना भी समझे। ने लिखा था कि I'm 80 years old now. I stay in the remote areas in कुछ village of USA. Me and my wife, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ के कॉफी पिलाता हूँ अपनी वाइफ को, बनाता हूँ और देता हूँ, अपने रूटीन। तो जैसे ही मैं किचन में गया और मैंने कॉफी बनाने के लिए, तो मैंने देखा ए वुमन डेड lying in my kitchen. मैं स्क्रीम करता वापस आया, और आई टोल्ड माय वाइफ, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले वुमन डेड पड़ी है हमारे किचन में। तो शी लाफ्ड एट मी, कोई और इस घर में लेडी है भी, आपको क्या हो गया है? तो सिर्फ नहीं जाके देखो तो सही। तो सच में, क्योंकि वो तो थोड़ी नींद में थी, शी वेंट बैक, किचन में देखा, किचन में कोई नहीं। उसने अब बोला किसको कुछ हो गया है। ही वेंट बैक, वो जब वापस गया तो किचन में कोई लेडी नहीं थी, कोई डेड नहीं। अब वो खुद लिखता है, साइंटिस्ट, न्यूरोफिजियोलॉजी का पॉइनियर, बहुत सीनियर प्रोफेसर, जिसने सारी रिसर्च की न्यूरोफिजियोलॉजी की। आप सोच लो कि 1990 का है वो आर्टिकल, 1991 का आर्टिकल था वो, और वो 80 इयर्स का है। तो आप बता दो उस समय कितने इयर्स, कितने साल पुरानी बात है, तो कितना बड़ा साइंटिस्ट। और फिर लिखता है, मैं हैरान हो गया कि मैंने आंखों से वो लेडी देखी है, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो लेडी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, बस मैं सोच में डूब गया। मेरी वाइफ बार बार गई, तुम्हें क्या हो गया है? तो सोच में पड़ गया कि जिन बातों को मैंने न्यूरोफिजियोलॉजी में कैंसिल किया था, लोग कहते थे इंडिया में लोग अपनी मौत की डेट बता देते हैं, लोग कहते थे उनको ये विजन्स होते हैं, मैं बिल्कुल मानता नहीं। मैं तो ब्रेन के न्यूरॉन की एक्टिविटी में मानता था, ये सब बातें नहीं मानता। आज मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे साथ क्या हुआ। मैंने इन आंखों से वुमेन डेड देखी। बहुत सोच में था तो उन पे एक फोन आया कि हम आपके नेबर थे, आजकल हम चले गए हैं, हम वहां पर हैं, हम 2 सिस्टर रहते थे, उनमें से एक की डेथ हो। तो जैसे उसने वो फोन सुना, क्योंकि वो पहले कंफ्यूज था, ओहो, उसकी शक्ल याद आ गई, हाँ हाँ ये लेडी तो मैं जानता हूँ, ये वही लेडी। इसका मतलब कोसों मील दूर उस लेडी की डेथ हुई जो कभी उनकी पड़ोसन थी, उसने उसको यहाँ। तो तब उसने लिखा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जूनियर से, अपने फैकल्टी जिसको मैंने ट्रेन किया था, कि प्लीज रिसर्च करो कि सिक्स्थ सेंस क्या है, और मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि इसको ढूंढो और इसके ऊपर रिसर्च। बस वो आर्टिकल मैंने उठाया, फटाफट रेफरेंस दिया, एंड रेफरेंस आ गया उनको, एंड आई गॉट द सैंक्शन। उस दिन से मेडिटेशन रूम भी मिल गया, और उसके अंदर ये कार्य भी शुरू हो गया। हेडेक के पेशेंट के ऊपर रिसर्च भी हुई, उनको दवाई भी दी गई। जो न्यूरोलॉजी की हेड थी डॉक्टर माधुरी बिहारी, उनका कोलैबोरेशन रहा। डॉक्टर वेणुगोपाल जो कि वहाँ के सीएन सेंटर के उधर के चीफ ऑफ द सेंटर थे, उनका भी साथ में कोलैबोरेशन रहा। तो सबकी कंबाइंड ये स्टडी हुई। फिर इसकी पैरेलल स्टडी एम्स में करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेजा गया। डीएसटी ने उस समय हमें 15 लाख की ग्रांट दी, हमने उसके ऊपर टेस्ट किए। अब कोई कहे जी आपने 3 महीने मेडिटेशन कराया और पेशेंट ठीक हो गए, ठीक बात है, पर इसका प्रूफ क्या है? पेशेंट ऐसे ही कह रहा है मैं ठीक हो गया, हमें क्या पता क्या है? तो इसके लिए स्टडी को ऑब्जेक्टिवाइज करना, किसी टेस्टों से प्रूव किया जाए, तो हमने उसको ऑब्जेक्टिवाइज किया, क्योंकि हम सारे थे, इवन न्यूरो बायोकेमिस्ट्री के भी लोग थे,
हमने उनके ब्लड कोर्टिसोल किए, हमने उनका बीटा एंडोर्फिन लेवल किया। आप समझते हैं ना, बीटा एंडोर्फिन जो इनसाइड बॉडी के मॉर्फिन टाइप जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, एंडोमॉर्फिन, कि वो मेडिटेशन से कितने इंड्यूस हुए, उनका हेडेक ठीक कैसे हो। विद इन 3 मंथ्स ऐसे हेडेक ठीक हो जाता था मेडिटेशन के बाद जैसे कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। जबकि डॉक्टर माधुरी बिहारी न्यूरोलॉजी हेड कहती थी कि ये ऐसे पेशेंट है जो सालों सालों ठीक नहीं। ये कहते हैं डॉक्टर्स को दवाई देनी नहीं आती, हमारा सिर दर्द ठीक नहीं कर सकते। तो अब वो सारे ठीक होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि डॉक्टर माधुरी बिहारी का ज्ञान सुनना शुरू कर दिया कि सुनाओ, मुझे भी सुनाओ, ये मेडिटेशन से कैसे ठीक हो रहा है। तो ये जो साइंस और साइंस हमने कंबाइन किया, हमने मेलाटोनिन लेवल भी किया, क्योंकि जो नींद होती है उस सिर दर्द वाले की उड़ जाती है। आजकल तो वैसे नींद उड़ी पड़ी है सब। तो हमने देखा इनके मेलाटोनिन लेवल्स बहुत लो थे, और जैसे ही मेडिटेशन किया मेलाटोनिन लेवल ठीक होने शुरू, सेरोटोनिन लेवल्स किए। सो इट वाज वेरी फेमस स्टडी जो हमने पब्लिश भी की, और हमें भी इसका बहुत उत्साह मिला। ये नहीं कि मैंने कुछ अचीव किया, क्योंकि बाबा कराता है, हमने क्या करना है, वी आर जस्ट स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। पर हमें इन बातों से आगे बढ़ने का और उमंग उत्साह बनता है। फिर हमने हार्ट पेशेंट्स में भी स्टडी की, तो वो कमरा तब से मेडिटेशन रूम अभी चल रहा है। और अभी भी मेरे छोड़ने के बाद भी मुझे, क्योंकि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिलनी शुरू हो गई, तो सबको अच्छा लगना शुरू हो गया। और वहाँ के जो लोग थे वो भी उस रूम के अंदर आने लगे। वहाँ मुरली क्लास भी चलने लगी, रेगुलर 1 to 2 हम मुरली क्लास कर लेते थे वहाँ पे। तो उनके स्टाफ वालों को भी अच्छा लगना शुरू हुआ, यहाँ तक कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक भी चलने लगा। तो ऐसे करके कहते हैं ना, बाबा कहते हैं देने से आपका कम नहीं होता, आपका बढ़ता है। हमारी खुशी बढ़ी, हमारा उमंग बढ़ा। मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि मेरी एज बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है मैं तो एक बच्चा हूँ अभी। आई एम स्टिल ए टीनेजर, आई एम एज यंग इनसाइड। बॉडी की लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन से चलना चाहिए, पर मन बहुत आगे है। तो मेरा अभी भी मन, जब मैं नोएडा में आ गई हूँ तो भी वहाँ पे मैंने ICMR के लिए रिसर्च किया। अभी ग्रांट मेरे नाम से नहीं आ सकती, क्योंकि अभी जो मुझे जॉब मिला है वो एडॉक मिलता है प्रोफेसर्स को, तो वो टाइमिंग 2 years 3 years के मिलते हैं। तो वो औरों को इनकरेज किया और उनको बना के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ग्रांट दे दी है कि हीलिंग लेबोरेटरी बना दीजिए, और एक हीलिंग गार्डन बनने जा रहा है। उसका पैसा वगैरह सब सैंक्शन हुआ है, बस आने वाला है, और वो सब सैंक्शन हो चुका है। तो वहाँ पे भी एक ऐसा वाला एक हीलिंग लेबोरेटरी, जिसमें बहुत बड़ा मेडिटेशन रूम विद ए गार्डन। उस गार्डन के अंदर जैसे मधुबन के तपोवन में ट्रैक बना है, ऐसे ट्रैक बनाने का प्लान है। कुछ एशियन पेंट्स वाले भी एग्री हो गए हैं, वो कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी बनाने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वाले अपने फ्लावर्स वगैरह, और हमारे जो वो हर्ब्स हैं जो आयुर्वेदिक टाइप है, एक बहुत सुंदर हीलिंग गार्डन बनाने का प्लान हो गया है। और इवन नोएडा के जो ई संजीवनी, अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट किया उन्होंने मुझे कि नोएडा को जो ई संजीवनी, नोएडा नहीं मतलब पूरा जो नेशनल ई संजीवनी टेली कम्युनिकेशन क्लिनिक आए हैं, उसमें उन्होंने मेरा नाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक भी कर दिया है कि और एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एनीबॉडी कैन लॉग इन ई संजीवनी में, और वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक चलेगा। और उसमें 10:30 to 12:30 एनीबॉडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन और आस्क फॉर एनी प्रेस्क्रिप्शन फॉर एनी स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये देखो बाबा का कार्य है ना, बाबा करा रहा है, हम तो कुछ नहीं है। जस्ट बी ए प्लेन सिंपल हम्बल इंस्ट्रूमेंट दैट बाबा कैन यूज मी। दिस इज व्हाट आई लर्न इन ब्रह्मा एनीथिंग, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, आपके पास भी तो टाइम होना चाहिए ना। टाइम इज a limitation। हाँ जी, और कुछ हाँ जी, पूछना? नहीं आप बोलते आ रहे हैं, बस ऐसा लगता है कि हम सुनते रहे। मतलब वाकई में आपने जो कहा ना कि आपको लगता है कि आप बच्चे हैं, आप वाकई में बिल्कुल बच्चे की तरह ही एकदम सरल और एकदम इनोसेंट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और बाबा ही आपका हाथ पकड़ के चला रहा है, ये आपकी जो भी आपने बताया कि बाबा आपको चला रहा है और अब बाबा ही आपको नजर आता है चारों तरफ। तो वंडरफुल, मतलब दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, वाह बाबा वाह। वाह वाह अच्छा, वाह, कोई ऐसा अनुभव है क्या कि होगा कोई कि जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो ऐसा कुछ अनुभव है आपका
कि आपको शुरू में लगा और फिर बाद में कब ड्रामा कल्याणकारी है? हाँ, आपको बताती हूँ एक बात, बहुत सुंदर बात। उम, ऐसा हुआ कि एक बार जब हमने मेडिटेशन अभी सेंटर बनाया नहीं था, प्लानिंग थी, कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर वजीर होते थे, वो मुझे बहुत अच्छे से समझने लगे थे स्पिरिचुअलिटी पे, बिकॉज वो होलिस्टिक अप्रोच करते थे। अभी डॉक्टर वेणुगोपाल को ये बात अभी इतनी कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो उन्होंने एक रूम दिया जिसके अंदर मैं बैठी और मैंने नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज को साथ में लिया। अभी वो रूम को प्रॉपर मेडिटेशन रूम बनाया था, भी सिर्फ असाइन ही किया था। तो मैं वहां बैठी और बैठ के मैं उनको कुछ बता रही, अभी वहां पे सिर्फ टेबल चेयर था और कुछ मेडिटेशन रूम वाला सिस्टम नहीं था। तो अचानक से डॉक्टर वेणुगोपाल आए, उन्होंने देखा और हम, क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं, और 2 घंटे बाद मुझे एक बहुत सुंदर लेटर आ गया, और वो लेटर पे बहुत क्लियर लिखा था कि यू वर फाउंड टू बी सिटिंग एंड गॉसिपिंग इन मेडिटेशन which is against the code of conduct of the hospital, gossiping of any kind, so it will affect your further promotions. मेरा कार्य नहीं है, बाबा का कार्य। मैंने चिट्ठी को देखा, चिट्ठी में लिखा था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इसका जवाब दिया जाए, और बाबा तो कहते हैं टू बी लिमिटेड। मैंने चिट्ठी बाबा के आगे रखी, एंड उन दिनों में आई यूज्ड टू स्टे इन एशियाड विलेज आल्सो, क्योंकि मेरे को उन्होंने घर दिया हुआ था, तो ड्यूटी में वहां होना बहुत जरूरी था। तो वहां पे उस दिन मेरी बाय चांस ड्यूटी थी, इमरजेंसी ड्यूटी 24 आवर्स की। मैंने वो लेटर लिया, किसी को नहीं बताया, हालांकि वो उन सिस्टर इंचार्ज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी आया था और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हो गया था। उनकी भी नौकरी पे यही लिखा था, इट विल अफेक्ट योर फर्दर प्रमोशन। कोई बात नहीं, मेरा मेरी जॉब, मेरी थोड़ा है, बाबा की सेवा है। मैंने उठा के वो लेटर बाबा के आगे, बाबा के कमरे में रख दिया और मैं योग में बैठ गई। अब बात ये है कि मुझे बार बार बात खटकेगी, आखिर है तो हम ह्यूमन बीइंग ना, पुरुषार्थी तो है। अब रात को 10 बजे तक वो मुझे बात बहुत बार ख्याल आ गई कि इसको अब मुझे करना क्या है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या करना है? बाबा ने बोला अपना टेस्ट ले। टेस्ट लेना है? क्या? बोले आप ये देखो कि 20 मिनट्स क्या आप बिना सोचे, जो आप कहते हो कि मैं बस सेकंड में बाबा कहती हूँ और बाबा के ध्यान में चली जाती हूँ, नो अदर थॉट, यू से योरसेल्फ ना, ऐसे यस आई एग्री कि मुझे कोई फालतू विचार नहीं आते और मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बाबा की याद में बैठ सकती हूँ। बोले आज बैठ के दिखाओ मुझे 20 मिनट सिर्फ। और मैं बैठी कमरे में, कोई ना कोई बात विचार, कोई फोटो, वो ऐसे रूम खोल के आए थे, कोई संकल्प आ जाए, करते करते फिर 20 मिनट, फिर अच्छा मिस हो गया, बीच में कोई बात आ गई, फिर 20 मिनट, करते करते 2 बज गए। और वो जो बाबा ने टेस्ट दिया था ना कि 20 मिनट कोई संकल्प ना आए, ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैंने बोला अच्छा आज टेस्ट हो रहा है मेरा ये, अब क्या करूं? फिर मैं उठी कि 2 बज गए, अब अमृत वेला हो गया, क्योंकि वो डुप्ले टाइप हाउस था। मैं नीचे गई और जाके चाय बनाई कि अब तो मुझे उठना है, चाय लाई और चाय एक कोने में टेबल पे रखी, फिर मेडिटेशन रूम में बैठ गई कि अब तो 20 मिनट्स करूंगी, नहीं तो फिर मैं चाय भी नहीं पीने वाली हूँ। बाबा ये क्या हो गया? क्या मैं इतनी कच्ची हूँ कि मैं 20 मिनट भी बिना किसी बात के सोचे नहीं बैठ सकती? तो परीक्षा तो पता, तूफान आते हैं तो पता लगता है ना मन कितना स्टेबल है। खैर मैं बैठ गई और मैं बैठी रही, मुझे पता नहीं वो टाइम कहाँ गया। जब मैंने आंख, मतलब मेरी इधर ऊपर गई तो देखा 4:10 थे। मैं कहाँ थी मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस नजर टिकाए अपने बाबा की आंखों में टिका के देख रही। और जब मैं 4:10 बजे, मतलब ये सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम ही होगा, इसमें मुझे लगा कि मैं इतनी फ्रेश हो गई हूँ, इतनी फ्रेश कि क्या बात थी, क्या टॉपिक था, मैं किस लिए बैठी थी, कल क्या हुआ था, बिल्कुल वो इरेज है ही नहीं वो बात मेरे मन में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं मैं क्यों बैठी थी, क्या थी, मैं बिल्कुल फ्रेश। उससे भी उठते हैं अपना बैठते हैं, 4:10 थे, पता मैंने देखा अरे चाय पड़ी है, तो चाय पी ली आराम से, सब कुछ होके। बात जिंदगी में कभी हुई नहीं ऐसे वाली बात था। चिट्ठी वहीं की वहीं पड़ी रही जो लेटर आई थी, और उसका आज तक जवाब दिया ही नहीं, वो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब बाबा से 4:10 पे बात हुई तो बाबा ने उस समय यही बात
कि इसको चिट्ठी को छोड़ दो, आप एक प्रोजेक्ट लिखो और प्रोजेक्ट में फिर उन्हीं का ही नाम लिखो। तो तभी वो जो मैंने कहा था ना, मैंने प्रोजेक्ट लिखा, वो इसीलिए लिखा था कि ये तूफान जब आया था तो ये तोहफा बन गया था। फिर मैंने जाकर, तो जब मैंने अपनी बॉस जो एनेस्थीसिया की थी उनको कहा ये प्रोजेक्ट लिखा है, तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, पहले तेरे पे एक लेटर आई है, अब तुम एक और प्रोजेक्ट लिख के अपनी नौकरी चाहती हो कि नहीं चाहती? मुझे तो बाबा ने कहा है ना। तो कहती मैं नहीं साइन करूंगी उसके ऊपर, क्योंकि उनको भी साइन चाहिए। उनका मैडम आप कर दीजिए, भाई तुम नौकरी पे खेल रही हो, आप कर दीजिए ना। तो कहते डॉक्टर वेणुगोपाल से कैसे करवाओगी? तो मैंने कहा बाबा ने कहा है ना। तो मैं गई और उनको मेरे हाथ में श्री कृष्णा वाला पेन जो हमारे बाबा के होते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वो हाथ में दिया, बोलते हूँ। मैंने कहा सर ये प्रोजेक्ट लिखा है, इसमें साइन करने। मैंने साइन कर दिया, मेरे पेन लेके उसी पे साइन कर दिया। मैंने बोला सर यू आर वन ऑफ द को इन्वेस्टिगेटर, साइन कर। तो कौन कराता है ये? मेरा कार्य थोड़ा है, बाबा का कार्य बाबा कराता है। और वो करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज तक वो लेटर मेरे पास है, उसका कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। ये तो बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते, इसलिए हम बाबा 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 दिल से करते रहें। बाबा को बहुत सारे रास्ते बाबा को मालूम है, सारी पतली गलियां, बड़ी गलियां, छोटी गलियां, कैसे बच्चों को निकालना है, कहाँ से निकालना है, कौन सी युक्ति रचनी है, कौन सा कार्य कराना है। अभी भी कोरोना पीरियड है, कितनी बातें हो रही हैं, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा अपने आप करा लेगा, बाबा को युक्ति आती है ना सब काम करने की, बाबा को सब पता है। और हम उसके बच्चे उसके साथ हैं, बस उंगली पकड़ के चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, और बाबा कराता रहेगा। ऐसे आप सबसे मिलते रहें, खुशियां बांटते रहें, अनुभव बांटते रहें, और हाथ मिलके आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे से गुण उठाते हुए आगे बढ़ना, यही हमें बाबा ने सिखाया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलने का, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप आई बस जैसे कि बाहर से आ गई कि बाबा ही बाबा हो गया चारों तरफ। हाँ, जैसे आपने कहा कि बाबा मेरे लिए ही आया है, तो बाबा ने आपको हमारे लिए ही भेजा है यहाँ पे, आज यही लग रहा हम है। सब एक दूसरे के लिए, तो हमारी दीदी देखो भी मुरली सुना रही हाँ थी, जी, मैं भी सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप सबसे भी हाँ, बात करके बहुत नहीं नहीं, अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। आप सबका, आपका बहुत बहुत पूरे जीके सिद्धू सेंटर के भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता दीदी, अब मैं उनको देता हूँ, वो कुछ बोलना चाहेंगी। ओम शांति। गीत करे अजय भाई। अजय भाई गीत स्टार्ट कर दीजिए। वो नहीं है ना, लास्ट है। लास्ट वाला। आज भी देते हो आला है।
मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। सो एवरी सैटरडे ज़रूर ज्वाइन करें हमारे निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज at 8:05 AM